जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम इस चैनल पर बात करेंगे बजट के बारे में। बजट या हिंदी में भी इसे हम क्या कहते हैं, बजट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो बजट शब्द है ये ड्राइव हुआ है एक फ्रेंच वर्ड बॉगेट से। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये शब्द जो बना है, मिला है, ये बना है एक फ्रेंच वर्ड बॉगेट से। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो फ्रेंच वर्ड है बॉगेट, इस बॉगेट का मतलब होता है लेदर बैग। क्या होता है दोस्तों? लेदर बैग। लेदर बैग या हिंदी में इसे हम कहेंगे चमड़े का थैला। क्या कहेंगे दोस्तों? चमड़े का थैला। बस ध्यान रखेंगे दोस्तों, बॉगेट वर्ड्स जो कि फ्रेंच वर्ड है उसी से कन्वर्ट होकर के इंग्लिश में क्या बना हुआ है, बजट शब्द बना हुआ है। और इस बॉगेट का मतलब होता है लेदर बैग या चमड़े का थैला। बस इसीलिए हमेशा बजट के साथ एक ट्रेडिशन जोड़ दिया गया कि जब भी बजट को पेश करने लाया जाता है उसे एक चमड़े के थैले में लाया जाता है। उसका रीजन ही क्या है दोस्तों? क्योंकि ये जो बजट शब्द है वो फ्रेंच वर्ड बॉगेट से कन्वर्ट होकर के बना है, जिस बॉगेट का मतलब होता है चमड़े का थैला या लेदर बैग। आगे बात करते हैं दोस्तों, बजट होता क्या है? एक्चुअल में बजट बोलते किसको है? हम आम बोलचाल की भाषा में बजट शब्द युग का प्रयोग बहुत बार करते हैं। जैसे हमको कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाने पर जो खर्चा होने वाला है या जो भी एक्सपेंसेस आने वाले हैं उससे रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों कि हमारा बजट नहीं है, या हमारे पास अभी बजट कम पड़ रहा है, या बजट जब हो जाएगा तब जाएंगे। हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत बार बजट शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में या संविधान की भाषा में बजट नाम का कोई भी शब्द नहीं है। तो संवैधानिक भाषा में या कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में इस बजट को जाना जाता है दोस्तों दूसरे नाम से। इसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम है दोस्तों? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इसे ही हम हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहेंगे दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो बजट शब्द है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, बजट ही कहते हैं। और बजट को हमारे संवैधानिक भाषा में जाना जाता है किस नाम से? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, जिसे ध्यान रखेंगे दोस्तों आर्टिकल 112 के अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। आर्टिकल 112 के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय प्रणाली को रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण को रखा गया है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? बजट या सरकारी बजट कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सरकार भी हर साल एक बजट क्या करती है, प्रेजेंट करती है। हर साल अनिवार्य रूप से सरकार क्या करती है, बजट प्रेजेंट करती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी सन 1860 को। भारत का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया दोस्तों? 18 फरवरी सन 1860 को भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो प्रथम बजट पेश किया गया था ये किया गया था एक अंग्रेज के द्वारा, जिसका नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था दोस्तों? जेम्स विल्सन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का सबसे प्रथम बजट या पहला बजट 18 फरवरी सन 1860 क्या किया गया था, पेश किया गया था। लेकिन बजट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको भी पता है दोस्तों कि हमारे यहां हुआ था 1857 का रिवोल्ट। 1857 में एक क्रांति हुई थी जो हमारे द्वारा की गई थी, हम लोगों को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, आजादी की एक जंग छेड़ी गई थी किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा हानि हुई थी। और बस ब्रिटिशर्स ने अपनी हानि भरवाने की ठान ली किससे? हम भारतीयों से ही। और बस हम भारतीयों के ऊपर ही 1857 के बाद 1860 में दो प्रकार के क्या लगाए गए, चीजें इंप्लीमेंट की गई, जिसमें से पहला क्या था,
भारतीय बजट और दूसरा हमारे ऊपर लागू कर दिया गया क्या, पहली बार आयकर या इनकम टैक्स। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहली बार इनकम टैक्स भी कब लगाया गया, 1860 में लगाया गया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 18 फरवरी सन 1860 को भारत का सबसे पहला बजट या सबसे प्रथम बजट निकाला गया, और ये निकाला गया था किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जेम्स विल्सन के द्वारा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आजादी के बाद भारत का सबसे पहला बजट कब निकाला गया, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आजादी के बाद भारत का सबसे प्रथम बजट या पहला बजट निकाला गया था 26 नवंबर सन 1947 को। 26 नवंबर 1947 को भारत की आजादी के बाद भारत का सबसे प्रथम बजट निकाला गया था। और ध्यान रखिए दोस्तों, यह बजट निकाला गया था आर के सनमुखाम चेट्टी के द्वारा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आर के सनमुखाम चेट्टी के द्वारा क्या किया गया था, यह पहला बजट निकाला गया था। ध्यान रखेंगे, आर के सनमुखाम चेट्टी, इन्हीं के द्वारा भारत का आजादी के बाद सबसे पहला बजट निकाला गया था। तो इतनी बात मैं एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेता हूं दोस्तों। बजट जो कि एक फ्रेंच वर्ड बॉगेट से मिलकर के बना हुआ है, और इस बॉगेट का मतलब होता है लेदर बैग, इसीलिए बजट के साथ एक ट्रेडिशन जोड़ दिया गया कि जब भी बजट को प्रेजेंट किया जाता है उसे एक लेदर बैग में लाया जाता है। बजट नाम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में कोई नाम नहीं है। बजट को जाना जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से या वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, जिसे भारत की संविधान के आर्टिकल 112 के अंतर्गत क्या किया गया है, मेंशन किया गया है या रखा गया है। 18 फरवरी सन 1860 को भारत का सबसे प्रथम बजट निकाला गया जेम्स विल्सन के द्वारा। और आजादी के बाद यदि बात की जाए तो आजादी के बाद भारत का सबसे पहला बजट निकाला गया था 26 नवंबर 1947 को आर के सनमुखाम चेट्टी जी के द्वारा। आगे बात करते हैं दोस्तों, बजट आखिरकार होता क्या है। सरकार की अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, कहने का मतलब सरकार के आने वाले वित्त वर्ष में सरकार की जो भी आय और व्यय होगी उसका विवरण ही तो क्या कहलाता है दोस्तों, सरकारी बजट या बजट कहलाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बजट में सरकार बात ही किसकी करती है, बजट में सरकार केवल और केवल दो चीजों की बात करती है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की कितनी आय होगी और कितने व्यय होंगे, इसी को रखा जाएगा किसमें, बजट के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में सरकार की कितनी इनकम होगी या कितनी आय होगी और सरकार के कितने एक्सपेंडिचर होंगे या व्यय होंगे, इनका ब्यौरा ही तो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। अब बात आती है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर की, तो ध्यान रखेंगे फाइनेंशियल ईयर माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। कैलेंडर ईयर की बात करें तो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। अगर आरबीआई के वित्तीय वर्ष की बात करें तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक का, 1 जुलाई से 30 जून तक का। लेकिन अभी हमें उसकी बात नहीं करनी है, हमें तो बात करनी किसकी, बजट की। तो बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के सरकार की आय और व्यय का क्या होता है, विवरण होता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, सरकार की आय का जो जरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। सरकार बहुत जगहों से क्या करती है, पैसे कमाती है या इनकम कमाती है, इसीलिए सरकार की आय को हमने 2 भागों में क्या कर लिया है, विभाजित कर लिया है या बांट लिया है, जिसमें पहले भाग को हम नाम देते हैं रेवेन्यू इनकम। किसका, कौन सी इनकम दोस्तों, रेवेन्यू इनकम, या इसे ही हम हिंदी में कहते हैं राजस्व आय। कौन सी आय दोस्तों, राजस्व आय। और जो दूसरी इनकम होती है उसको दोस्तों हम कहते हैं कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम या पूंजी आय। कौन सी आय दोस्तों, पूंजी आय या कैपिटल इनकम। सरकार की आय का जरिया बहुत बड़ा होता है, इसीलिए सरकार की आय को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एक तो होता है रेवेन्यू इनकम, दूसरा होता है कैपिटल इनकम, राजस्व आय और पूंजी आय। राजस्व आय की बात करें
तो दोस्तों राजस्व आय या रेवेन्यू इनकम उसे कहते हैं जिस इनकम के होने पर ना तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है और ना ही आपके एसेट्स घटते हैं। कहने का मतलब वो आय जिसके होने पर ना तो आपके दायित्व पर कोई प्रभाव पड़े, ना तो आपकी दायित्व पर कोई प्रभाव पड़े और ना ही आपकी संपत्ति पर कोई प्रभाव पड़े, उसके बाद भी जो आय आपको प्राप्त हो उस आय को क्या कहेंगे? रेवेन्यू इनकम या राजस्व आय कहते हैं। दोस्तों मैंने क्या कहा दोस्तों? वो आय जिसके होने पर ना तो दायित्व बढ़े ना तो संपत्ति कम हो, ना तो दायित्व बढ़ता है और ना ही संपत्ति कम होती है, उसके बाद भी जो आय प्राप्त हो रही हो उसे हम कहेंगे क्या? राजस्व आय या रेवेन्यू इनकम। इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? कैपिटल इनकम हो जाएगा। और कैपिटल इनकम को हम क्या कहेंगे दोस्तों? वो आय जिसके होने पर या तो दायित्व बढ़ जाए या तो संपत्ति कम हो जाए, उसके बाद जो आय हमें प्राप्त होगी उसे हम कैपिटल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पूंजी आय वो आय है जिसके होने पर या तो दायित्व बढ़ जाए या तो संपत्ति कम हो जाए, उसके बाद जो आय हमें प्राप्त होती है उसे हम पूंजी आय या कैपिटल इनकम कहते हैं। एक आध एग्जांपल या उदाहरण लेते हैं। जैसे दोस्तों पूंजी आय की पहले बात करते हैं। या तो दायित्व बढ़ जाए, दायित्व का मतलब दोस्तों होता है कर्जा। आपका मार्केट में कर्जा बढ़ जाए या तो फिर आपके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति कम हो जाए, इन दोनों में से किसी भी एक चीज पर प्रभाव पड़ जाए तो वो इनकम कौन सी इनकम कहलाएगी दोस्तों? कैपिटल इनकम या पूंजी आय कहलाएगी। अगर मैं दायित्व की बात करूं तो मार्केट से आपने कर्जा उठा लिया, मैं बात कर रहा हूं कि आपने मार्केट से क्या उठा लिया? कर्जा उठा लिया, तो आपका दायित्व बढ़ जाएगा और आपके पास आय हो जाएगी। अगर आपने अपनी कोई संपत्ति बेच दी तो संपत्ति बेचने से आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन आपकी संपत्ति कम हो जाएगी। तो दोनों में से किसी भी एक चीज पर प्रभाव पड़ जाए तब उस आय को हम क्या कहेंगे? कैपिटल इनकम या पूंजी आय कहेंगे। जैसे सरकार की अगर आय की बात करें, सरकार ने अपना एक भवन बेच दिया, बताइए कौन सी आय होगी? पूंजी आय होगी या राजस्व आय होगी? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सरकार ने अपना भवन बेच दिया, भवन होती है संपत्ति, संपत्ति कम हो रही है तो वो कौन सी आय है? पूंजी आय है। सरकार ने वर्ल्ड बैंक से 100 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया, बताइए कौन सी आय है? रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है? तो यहां पर भी लोगों साफ साफ दिख रहा है आपको कि सरकार की दायित्व, सरकार के कर्जे क्या हो गए? बढ़ गए। कर्जा बढ़ जाए या संपत्ति घट जाए, दोनों में से किसी भी एक चीज पर प्रभाव पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कैपिटल इनकम या पूंजी आय के नाम से जानते हैं। दोस्तों सरकार की जो रेवेन्यू इनकम होती है वो रेवेन्यू इनकम भी दो प्रकार की होती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सरकार की जो रेवेन्यू इनकम होगी या राजस्व आय होगी उसे हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है। सरकार की जो रेवेन्यू इनकम होती है वो भी दो प्रकार की होती है, या तो सरकार की इनकम टैक्सेबल होगी या टैक्स वाली इनकम होगी, या कर आय या कर योग्य आय किसे कह सकते हैं। दूसरा होती है सरकार की नॉन टैक्स इनकम या गैर कर योग्य आय। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सरकार की राजस्व आय या रेवेन्यू इनकम होती है वो दो प्रकार की होती है, टैक्स इनकम या कर योग्य आय, नॉन टैक्स इनकम या गैर कर योग्य आय। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो टैक्स वाली इनकम होती है इसमें सरकार टैक्स से पैसे कमाती है और जो गैर कर योग्य आय है उसमें सरकार टैक्स के अतिरिक्त चीजों से पैसे कमाती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सरकार की जो टैक्स वाली इनकम होती है वो भी दो प्रकार की होती है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहली प्रकार की होती है, अगर मैं सरकार के टैक्स वाली इनकम की बात करूं तो सरकार से टैक्स से तो बहुत प्रकार से पैसे कमाती है। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में बात करूं तो सरकार हमसे विभिन्न प्रकार के टैक्सेस वसूलती है और इन टैक्सेस को हम कई प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। कौन सा टैक्स दोस्तों?
प्रोग्रेसिव टैक्स या इसे कहते हैं प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर। दूसरे होते हैं रिग्रेसिव टैक्स या इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिगामी कर। कौन से कर? प्रतिगामी कर। एक होते हैं दोस्तों डायरेक्ट टैक्स या इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। और एक होते हैं दोस्तों स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स या इसे हम हिंदी में कहते हैं विशेष कर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसे कुछ भागों में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। सबसे पहले इनका एक्सप्लेनेशन समझ जाते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स जो आपकी आय के साथ साथ क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है, उसी टैक्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। कहने का मतलब जैसे जैसे इंसान की आय बढ़ती जाएगी उसकी कर भी क्या होती जाएगी, उसके साथ साथ बढ़ती जाएगी। उसी टैक्स को क्या कहेंगे, प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों हम जानते हैं अच्छे तरीके से आयकर या इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन से नेचर का टैक्स होता है, इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाती है वैसे वैसे आपके टैक्स भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। कहने का मतलब इनकम के साथ जिस टैक्स का सीधा संबंध होता है उसी टैक्स को क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रगतिशील कर कहेंगे। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा दोस्तों, रिग्रेसिव टैक्स या प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर या रिग्रेसिव टैक्स से मतलब क्या होगा, वो टैक्स जो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन या उत्पादन बढ़ते जाए और उत्पादन के साथ साथ जितना ज्यादा आपका उत्पादन होगा कर उतना ही कम होगा। कहने का मतलब आप जितनी ज्यादा आय कमाएंगे उतना कम कर लगेगा। ऐसे टैक्स को क्या कहेंगे, रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये लगाया गया था हमारे भारत सरकार के द्वारा एमएसएमई सेक्टरों पर, एमएसएमई सेक्टरों पर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहली बार हमारे भारत में लगाया गया क्या, रिग्रेसिव टैक्स, जो कि कौन से सेक्टर्स पर लगाया गया था, एमएसएमई सेक्टर पर लगाया गया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वो व्यक्ति अपने कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल नहीं सकता। उस कर को क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहते हैं। फिर से सुनेंगे दोस्तों, वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वो व्यक्ति अपने कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकता, उस कर को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इसे ही दोस्तों हम नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का टैक्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें तो n नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, लेकिन दोस्तों इसमें भी आप याद कर सकते हैं किसको, इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट नेचर का टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो व्यक्ति अपने कर का भार कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वह व्यक्ति अपने कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति के पर क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। यही क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष करों में दोस्तों पहले एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी, इस प्रकार के बहुत सारे टैक्सेस आते थे, लेकिन आज इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी आज इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स है। लगभग 17 से 18 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके क्या बना दिया गया है, अकेले जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया गया है। वन नेशन वन टैक्स इसका स्लोगन माना जाता है, जिसकी शुरुआत भारत में कब से हुई, 1 जुलाई सन 2017 से। 1 जुलाई सन 2017 को हमारे भारत में क्या लागू कर दिया गया, जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दी गई। और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा किस पर, जीएसटी पर। तो अभी हम ज्यादा जीएसटी पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक पूरा का पूरा वीडियो लाऊंगा किस पर, जीएसटी पर। स्पेसिफिक टैक्स,
स्पेसिफिक टैक्स या विशेष कर उन करों को कहा जाता है जिसमें आकार या माप तौल के हिसाब से किसी चीज पर क्या लगता है, टैक्स लगाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक टैक्स या विशेष कर कहा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आकार के हिसाब से या क्या बोल सकते हैं दोस्तों, तौल के हिसाब से जिस पर कर लगाया जाता है उसे हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको जो सरकार की टैक्स वाली इनकम है या कर योग्य आय है वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी सरकार की नॉन टैक्स इनकम के बारे में। सरकार की नॉन टैक्स इनकम में तो दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं। सरकार रेंट से पैसा कमाती है या किराए से पैसा कमाती है, सरकार डिविडेंड से पैसा कमाती है, डिविडेंड या लाभांश से पैसे कमाती है, सरकार की आय का जरिया होता है फीस या इसे भी हिंदी में हम क्या कहेंगे, फीस। सरकार हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के फाइन्स लगाती है, सरकार फाइन से भी पैसे कमाती है, सरकार हमारे ऊपर पेनाल्टीज लगाती है, क्या लगाती है दोस्तों, पेनाल्टीज लगाती है और इस पेनाल्टी से भी सरकार पैसे कमाती है। सरकार बहुत से जगहों पर क्या लगाती है, पैसे इन्वेस्ट करती है जिससे वह इंटरेस्ट कमाती है या ब्याज कमाती है। सरकार बहुत सारे शेयर्स खरीदी होती है जिन शेयर्स पर क्या मिलता है दोस्तों, उसे डिविडेंड मिलता है। तो सरकार की इनकम का जरिया बहुत बड़ा होता है दोस्तों, उसे हम इसीलिए दो भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं, एक तो सरकार की टैक्स इनकम, दूसरी सरकार की नॉन टैक्स इनकम। कहने का मतलब ये वो सारी इनकम है जो कि टैक्स के जरिए नहीं कमाई जाती बल्कि गैर कर योग्य आय मानी जाती है, जिसमें रेंट, डिविडेंड, फीस, फाइन, पेनाल्टी, इंटरेस्ट एंड एटसेट्रा बहुत सारी चीजें शामिल की जा सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको जो सरकार की रेवेन्यू इनकम है वो समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं सरकार की कैपिटल इनकम के बारे में। सरकार की कैपिटल इनकम दोस्तों वो इनकम जो या तो दायित्व तो बढ़ने के कारण हुई है या तो संपत्ति में कमी आने के कारण हुई है, या तो हमने मार्केट से क्या ले लिया है, कर्जा उठा लिया है, या तो फिर हमने क्या कर दिया है, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है। कहने का मतलब अपनी संपत्तियों को बेच दिया है, उसके बाद जो आय प्राप्त करी है वो सरकार की कौन सी आय है, कैपिटल इनकम या पूंजी आय है। इसके बाद दोस्तों सरकार के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, सरकार की जो एक्सपेंडिचर होती है वो भी दो प्रकार की होती है। अगर सरकार के एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये जो एक्सपेंडिचर है या व्यय है